मॉर्निंग। आज फिर से कम लोग, आज फिर कोई रेस्ट है क्या? अच्छा, मंडे भी कम होते हैं? अच्छा, लेट आते हैं। 2 दिन का नशा नहीं उतरता सोने का? सोने का नशा नहीं उतर पाता होगा ना। सैटरडे सोए थे, फिर संडे सोए थे, मंडे तक असर चलता है। लोगों का बस चले ना तो हफ्ते में एक दिन के बाद एक दिन की छुट्टी लगे। ठीक है। अगर जैसे सर यहाँ रखा रहे तो वॉइस नहीं आती। अच्छा, ओके। तो संडे को तो फिर आपने भी नहीं पढ़ा होगा, रिवाइज नहीं किया होगा क्या? यही भूल गए? आप किस बारे में बात कर रही हैं मैं तो ये भी नहीं जानता। ये तो वो वाली हालत हो गई। होता है संडे में सबके साथ ही होता है। तो संडे को करते क्या है फिर आप लोग, पढ़ाई के अलावा सब कुछ? क्या रिवाइज? क्या रिवाइज? तुम्हारा ही प्रश्न तुमसे। लिख के देखा था? ओके। अभी तक देखिए, अभी वो चल रहा था काम अपना कि थोड़ा थोड़ा आपका लिंक बैठ जाए, पर अब थोड़ा लिखने का डेली करेंगे, है ना? क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मेन तो लिखने का है। थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा क्या, मैं तो पूरा ही करूंगी सिंप्लीफाई, पर आपको भी जाके रिवाइज भी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके चीजें दिमाग में बैठना शुरू होंगी, है ना? क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि सुन के नहीं होगा ये कि पैसिव रीडिंग होती रहे, टिक के बैठ गए घर पे और जैसे स्क्रॉल मारते हैं ना वैसे कॉपी में स्क्रॉलिंग करते रहे, वैसे नहीं होगा। जब तक लिखेंगे एक एक शब्द, जब बार बार, जैसे संप्रभुता समझ लिया, जब 4 बार संप्रभुता आता है और चारों बार आप दिमाग में रिवाइज करते हो, लिख रहे हो भले शब्द संप्रभुता, पर 4 बार रिवाइज कर रहे हो दिमाग में। संप्रभुता मतलब कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने की पावर। 5वीं बार से आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, अगली बार से 5वीं बार से अंडरस्टूड हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस को संप्रभुता मतलब क्या। एक उदाहरण, भले संप्रभुता समझ में आ रही है, और भी कई शब्द हो सकते हैं। तो ये तरीका होता है, जब लिखें तो हर बार रिवाइज करें। जितनी बार भी धर्मनिरपेक्षता लिखें, क्लियर है तब तक नहीं, तब नहीं, जब शुरुआती दौर में हर बार जितनी बार धर्मनिरपेक्षता शब्द आए तुरंत उसको याद कर। धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या, जो भी, समाजवाद मतलब क्या। 2-3 बार में ये प्रैक्टिस करने से आपका सबकॉन्शियस थक जाएगा। वो ये सोचेगा भाई अगली बार से याद रख लो, नहीं तो फिर थकाएगा। दिमाग को बुद्धू बनाना सीख लिया मतलब सब काम हो गया। उसको अगर थोड़ा सा लोड ज्यादा दिया ना, मैंने मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखा है और ये तो वेल प्रूफ थ्योरी है। ब्रेन को जैसे ही उसकी खुशी से अगेंस्ट काम दिया जाता है, वो अपने आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ना भाई मुझे फिर थकाएंगे, बार बार थकाएंगे, और वो बचना चाहता है काम से। तो तुरंत ही अगर कोई चीज रिवाइज कर दी जाए ना तो बहुत अच्छे उसका वो बेनिफिट होता है। क्या क्या चाहिए? गाड़ी की चाबी? 3518। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, आगे का अपन को करना है कहां से? पंथ निरपेक्षता से। कहां तक कर चुके थे? समाजवाद तक। बताएंगे जल्दी से क्या होता है समाजवाद? शॉर्ट में, एक लाइन में, क्या है समाजवाद? समानता से वितरण। बेसिकली अगर उसको अपन और अच्छे शब्दों में कहें तो उत्पादन के और वितरण के साधनों में समानता, है ना? समानता किस किस में होगी? उत्पादन के साधन मतलब पूंजी संपत्ति जमीन, और वितरण मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो अगर मान लीजिए समाजवाद आपको 2 मार्कर में आ जाए तो आप एक पॉइंट में सिंपल सा लिख सकते हैं उत्पादन और वितरण के साधनों में समानता, और दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। 2 मार्कर खत्म, इससे ज्यादा क्या ही लिखोगे। अब आते हैं अपन, अगली चीज है आपकी पंथ निरपेक्षता। पहली चीज हमने हम भारत के लोग देख ली थी, फिर से जल्दी से पीछे से आपका रिवाइज करवा दे रही हूँ क्योंकि संडे में हो सकता है कुछ चीजें इधर उधर निकल गई हो। हम भारत के लोग से शुरू किया था, इसके 3 अर्थ थे, याद है? हम भारत के लोग मतलब पावर हमारे पास है, इसके 3 स्पष्ट अर्थ थे। जल्दी से शॉर्ट में क्या थे? वास्तविक शक्ति जनता के पास। अगला अर्थ? संविधान निर्माता वास्तविक प्रतिनिधि थे। तीसरा अर्थ? सहमति से हुआ है। ये 3 चीजें आपको एज इट इज याद रखनी है। 2 मार्कर में जब भी आएगा हम भारत के लोग सीधा लिखा आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है 3 अर्थ, 1 2 3, बात खत्म। इसके बाद अपन ने दूसरा अर्थ देखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता। तो संप्रभुता का तो मतलब आप कई बार समझ चुके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने की पावर जो कि किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर के बिना ली जाए। सिंपल। इंटरनल डिसीजन मतलब आपके आंतरिक मामले जिसमें आपके कानून प्रशासन हो सकते हैं, और बाह्य मामले मतलब आपके विदेशी संबंध से संबंधित निर्णय। इसके बाद अगली चीज क्या देखी थी? संपूर्ण समाजवादी। समाजवादी अपन ने डिस्कस कर लिया। हाँ, समाजवाद में आपको याद है 2 तरह के समाजवाद होते हैं,
हाँ, एक होता है साम्यवाद और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। वो मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझाई थी समाजवाद की, उसको अपन ने इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अभी अपन क्या लिख रहे हैं, प्रस्तावना के शब्द। तो हम प्रस्तावना के रेफरेंस में चीजों को समझ रहे हैं, पर वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, इसलिए जब कहीं लिख लिया करो रफ वगैरह में। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो चीजें आपको एक्स्ट्रा समझ में आने के लिए अच्छी लगती हैं उसको एक रफ मेंटेन करते चलो, फेयर में तो फिर मैं सब कुछ लिखवाऊंगी, है ना। अगली चीज आज जो हमें देखनी है वो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विवादित शब्द रहता है जो देश में, वो है पंथ निरपेक्षता। कई बार तो डिबेट इसी शब्द पे से हो जाता है, पंथ निरपेक्ष बोले या धर्म निरपेक्ष, और दोनों को इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। अच्छा, ये वो वाला वर्जन खुला हुआ है ना, अरे ज्यादा ऊपर लिखने में मुझसे बनता नहीं है, तो मैंने सोचा इसको मूव करके ऊपर ले जाऊंगी, पर ये वो वाला वर्जन खुला हुआ है, पीसी वाला। एक सेकेंड, एंड्रॉइड वाला थोड़ा फ्रेंडली रहता है, अब उतना ऊपर हाथ करती हूँ तो बोर्ड की राइटिंग बहुत गंदी आती है। चलेगा, फिर से लिख लेंगे। क्या अर्थ होता है इसका, क्या आप समझते हैं इससे, आपकी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ, सभी धर्मों का आदर और सम्मान करेंगे। बेसिकली धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब होता है किसी भी धर्म से तटस्थता का भाव। तटस्थ मतलब न्यूट्रल रहना, है ना। धर्म निरपेक्ष का मतलब ही होता है तटस्थ। तो अगर धर्म से हो चाहे पंथ से हो, जो भी शब्द बोला जाए तो उसका मतलब क्या है, उससे तटस्थता का भाव। तो तटस्थ कौन होगा, आप और मैं होंगे क्या, नहीं, राज्य होगा, है ना, सरकार होगी। तो बेसिकली ये जो सेकुलर वर्ड भी है ये भी यहीं से निकला, लैटिन वर्ड है सेक्युलम, उसका मतलब भी यही होता है कि धर्म से न्यूट्रल रहना, धर्म से दूरी बनाकर रखना। तो बेसिकली शब्द आया है कहां से, धर्म से, तटस्थता के भाव से। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि जो देश है, मतलब जिसको अपन राज्य कहते हैं, सरकार कहते हैं, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यहां तक तो इसका मीनिंग ठीक है, कोई बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। थोड़ा सा जो विवाद शुरू होता है वो इस वाले शब्द से शुरू होता है। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो न्यूज में अक्सर डिबेट आती है, पंथ निरपेक्ष कहें कि धर्म निरपेक्ष कहें, भारत को सेकुलर कहें कि नहीं कहें, है ना। तो इसका कारण समझ लीजिए, कारण सिर्फ सिंपल सा है और कुछ नहीं है। जो वेस्टर्न फिलोसफी है धर्म निरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की, वो थोड़ी सी अलग है, और भारत की जो फिलोसफी है थोड़ी सी अलग है। इस वजह से भारत में ये दो शब्दों में कंफ्यूजन चलता है, इंग्लिश में तो एक ही शब्द है सेकुलर। वेस्टर्न फिलोसफी ये कहती है कि जो स्टेट है, राज्य है, सरकार है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो सुन के ही समझ में आ रहा है इसके भाव कैसा है, एक नेगेटिव सा भाव है, कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम अपना जानो, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वहां तक तो ठीक है, कोई सरकार मतलब कोई धर्म घोषित नहीं करेगी अपना, यहाँ तक तो ठीक है, पर सरकार को कोई मतलब भी नहीं होगा। तो ये फिलोसफी चलती है वेस्टर्न कंट्रीज में। इस यहीं से थोड़ा सा विवाद हो जाता है कि हम उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमने किया है। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, हर धर्म को बराबर निगाह से देखा जाएगा, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जब सहयोग करने की बारी आएगी तो सबका सहयोग किया जाएगा। तो दोनों में न्यूट्रल का भाव है। पर देखो वेस्टर्न वाले में क्या है, एक नेगेटिव भाव है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब ना सपोर्ट ना विरोध। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें तटस्थता का मतलब होता है ना तो सपोर्ट करेंगे ना तो विरोध करेंगे। क्लियर है, मतलब एक काइंड ऑफ एक नेगेटिव भाव दे रहा है, नेगेटिव इन द सेंस भारत के सेंस में नेगेटिव। और भारतीयों ने ये नहीं अपनाया, हमने जो धर्मनिरपेक्षता अपनाई है वो हमने अपनाई सर्वधर्म समभाव, हर धर्म को बराबर मानेंगे, हर धर्म को बराबर मदद करेंगे, और किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंहस्थ होता है, कुंभ होता है, आयोजन में कौन करता है, कोई प्राइवेट करता है व्यक्ति, भारत सरकार,
राज्य शासन यही लोग मिलके करते हैं। अब कोई कह दे ये तो धर्म के नाम पे बनता था, ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर ऐसा काम कैसे करते हैं? तो भाई यहाँ पे भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि हम धर्म से न्यूट्रल तटस्थ रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी धर्मनिरपेक्षता का मतलब हम सबके लिए समान रहेंगे। फिर बात आती है फिर मुस्लिमों के लिए, तो हज यात्रा होती है, हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, वक्फ बोर्ड होते हैं उनके लिए अनुदान दिए जाते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन स्कूल चलते हैं, मदरसे चलते हैं, किसी को रोका क्या? नहीं। अगर वेस्टर्न फिलॉसफी होती तो सब कुछ को रोक दिया जाता। तो आप समझ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म से न्यूट्रल होने का, तटस्थ होने का भाव कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। इसकी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो ये कहती है कि धर्म से पूरी तरह, इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, धर्म से राज्य का पूरी तरह अलगाव होगा, है ना। अलगाव मतलब उससे अलग होना, लगाव नहीं मतलब क्या, अलगाव। और भारत की जहां फिलॉसफी आ जाती है उसमें आ जाती है हर धर्म के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने ऑलरेडी अपने जो मौलिक अधिकार दिए थे, मौलिक अधिकारों में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से शामिल कर रखा था। पर ये जो शब्द है शुरुआत से ही इतना विवादित था पहले दिन से कि धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे कि पंथ निरपेक्ष बोलेंगे, वेस्टर्न में तो सेक्युलर एक ही शब्द है। अब बात आती है कि धर्म और पंथ में विवाद क्यों? क्योंकि शुरुआत से ये विवाद चालू हो गया था कि धर्म मतलब क्या, नैतिक मूल्य। अपन भले आम भाषा में कह लेते हैं धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कायदे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ मतलब सेक्ट, मजहब जिसको कहते हैं। और धर्म का मतलब यहां से निकल कर आ जाता है कि नैतिक मूल्य, चाहे कोई भी धर्म हो वो किस पे आधारित है। धर्म मतलब क्या, आपने बचपन से सुना होगा, जिसे धारण किया जाए। धर्म की परिभाषा यही है ना, दृढ़ धातु से बना है। धर्म मतलब वो जिसे धारण किया जाए। मतलब मेरा धर्म अगर हिंदू है तो इसका मतलब है कि मैं हिंदू फिलोसफीज को धारण करती हूँ। यहाँ पे मतलब ये बहुत बारीक अंतर है, वही कानून वाली भाषा, आम भाषा में तो हर कुछ सेम है, पर जब विधि और संविधान की बात करते हैं तो एक एक शब्द में भी माइनर अंतर आ जाता है। तो विवाद सिर्फ इतनी सी वजह से था कि हम धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे कि पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में तो एक ही शब्द है सेकुलर, चलो ठीक है हटाओ विवाद, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का सेकुलर ले लेते हैं। फिर विवाद कि सेकुलर का मतलब तो पश्चिमी देशों में ये है, क्या भारत में संभव है कि सरकार को कोई मतलब नहीं रहेगा, कहीं भी कुछ भी होता रहे किसी भी धर्म के साथ? ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की कंडीशन बहुत अलग थी और भारत तो धर्म आधारित देश है। धर्म आधारित से मतलब हमारी डेली डे टू डे वैल्यूज, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, मतलब हर कुछ तो धर्म से जुड़ा हुआ है ना, कुछ अलग से नहीं आता है। तो फाइनली कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा कि इन शब्दों के छोटे छोटे से ये अंतरों के कारण ही पहले दिन से नहीं डाला गया ये शब्द। इसको फिर बाद में कब डाला गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मेरा बताने का अर्थ जो आपको था कि वो ये था कि 1976 में क्यों डाला, पहले से क्यों नहीं डाला? क्या पहले से हम पंथ निरपेक्ष नहीं थे? हाँ हम थे, पंथ निरपेक्ष थे, बिल्कुल थे। इसी वजह से हमने मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से दे रखा था। सिर्फ प्रस्तावना में शब्द जब शामिल करने की बात आई थी तो वहां पे फिर तमाम विवाद। और आपको मालूम है संविधान सभा जिस तरह से काम कर रही थी, विवादों से ज्यादा बचना चाह रही थी ताकि एक संविधान अस्तित्व में आ सके। फिर बाद में ऐसे जब थोड़े से वो डिसीजन होते ना, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, वो डिसीजन फिर वो ले पाता है जो थोड़ा, एक तो खुद का व्यक्तित्व तो बहुत स्ट्रांग हो जिसको फर्क ना पड़ता हो, दूसरी चीज जिसके पास बहुमत हो। ये कंडीशन बनी इंदिरा गांधी जी की सरकार में। और उनने ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें बहुत कुछ सारे परिवर्तन किए थे, इतने परिवर्तन किए थे कि उस संशोधन को ही कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। मतलब इतने सारे आर्टिकल्स उसमें चेंज कर दिए थे, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वही वाली बात है कि इतने बड़े बड़े परिवर्तन वही कर सकता है, पहली चीज व्यक्तित्व, दूसरी चीज उसके पास मेजोरिटी, दो तीन चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये पंथ निरपेक्षता मतलब क्या, जो हमारे काम की बात है वो ये धर्म से तटस्थता का भाव। ना इसमें भेदभाव की बात आती है, ना तो इसमें सपोर्ट की बात आती है धर्म निरपेक्षता में। ध्यान देना शब्दों पर, है ना सपोर्ट ना विरोध, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। भारतीय धर्म निरपेक्षता का नहीं, मैंने सिर्फ धर्म निरपेक्षता का कहा। जब भारतीय धर्म निरपेक्षता की बात आती है तो ये चीज तो उसमें है कि हाँ राज्य कोई धर्म घोषित नहीं करेगा, पर हम किस फिलॉसफी पे चलेंगे? सर्वधर्म समभाव। तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहेगी ना तो किसी धर्म का विरोध ना सपोर्ट, पर भारत की फिलॉसफी कहेगी नहीं सभी धर्म समान है और किसी के भी साथ भेदभाव नहीं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो लिख लें, इसको लिखते चलते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं, तो क्लैरिटी थोड़ी लिखते लिखते भी आ जाएगी। तो जब अपन लिखेंगे तो दिमाग में रखिएगा, मैं इतना शब्दों पे जोर इसलिए दे रही हूँ, कई बार अपना दिमाग ऐसा पकड़ लेता ना पंथ निरपेक्षता मतलब भारत की। जब पहली लाइन में हम लिखेंगे तो उसका एब्सोल्यूट अर्थ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे भारत के लिए, ठीक है। हेडिंग डालिए धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, इंग्लिश में लिख लीजिए
सेक्युलर। लिखिए इसमें इसका अर्थ है राज्य, जब भी राज्य बोलूं तो अंडरस्टूड है सरकार, है ना। इसका अर्थ है राज्य किसी धर्म का ना तो पक्ष लेगा ना ही विरोध करेगा। अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थ होगा। ठीक, अब इसी में पैरा चेंज करके लिखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सर्वधर्म समभाव के विचार पर आधारित है। सर्वधर्म समभाव, इसको अंडरलाइन कर लेना, कीवर्ड है सर्वधर्म समभाव के विचार पर आधारित है। अर्थात भारत सरकार, अगर दो बार अर्थात आ गया हो तो उसको शब्द चेंज करके लिख लेना, जिसका आशय है कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। इसके तीन स्पष्ट अर्थ हैं। इसके आगे लिखिए, इसके तीन स्पष्ट अर्थ हैं। डैश करके नंबर 1, नेक्स्ट लाइन से नंबर 1, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। जो कि आजकल उस पर चलता है सोशल मीडिया पर, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, पता नहीं किसने घोषित कर दिया। हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में मात्र अभी आज की डेट में 43 कंट्रीज हैं जिनके धर्म हैं, उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज इस्लामिक हैं, 12-13 कंट्री ईसाई वाली हैं, और वो भी बहुत छोटी छोटी सी हैं जिनके अस्तित्व हुए और ना हुए एक बराबर हैं। और भारत जैसे बड़े देश हो चाहे दूसरे कोई भी हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अपने पड़ोसी की बात अलग है, वो तो जो कर ले सब कम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म है जो कि इस्लाम है। बाकी आज की डेट में कोई भी देश घोषित नहीं कर सकता, अगर उसको पूरी दुनिया के साथ अपने संबंध बना के रहने हैं, और आज का ग्लोबलाइज वर्ल्ड है तो संबंध बना के रहने ही पड़ेंगे। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की बात अलग है, वो उपद्रवी बच्चा है जिसको उपद्रव फैलाने के लिए लोग डांटते तो हैं पर सामने से सपोर्ट भी कर देते हैं। जा ये ले पैसे चॉकलेट खा। यहाँ पे पैसे से चॉकलेट नहीं आती है, यहाँ पे पैसे से हथियार आते हैं। तो उनकी कहानी थोड़ी अलग है, पर जनरली आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, और सोशल मीडिया पर कहानी अलग ही होती है, इसलिए इतने डिटेल में है इसकी। और इसलिए पहले दिन से शब्द पे विवाद है। कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जो सिर्फ पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड है,
और आपको एक अच्छा पहले लिखो, फिर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगी। इस बार क्वेश्चन आया था 2023 के मेंस में आया था एक प्रश्न, पहले ये लिखो फिर बताती हूँ। पहला, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। दूसरा, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। तीसरा, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्लियर है? ये तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है। एग्जाम में आएगा धर्मनिरपेक्षता 2 मार्क का, सीधे ये 3 अर्थ बताने हैं और ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट कर देना है सर्वधर्म संभाव पर आधारित, है ना। पैरा चेंज करके लिख लीजिए। यह शब्द प्रस्तावना में बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, वो जो मैंने आपको वेस्टर्न फिलॉसफी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मेरे सजेशन के हिसाब से नोट करके एक लाइन में लिख लो, है ना। आंसर में मत लिखना, पर आपके खुद के काम आएगी। इस सब के नीचे नोट करके लिख लीजिए। नोट करने से ये रहेगा, आप आंसर में शामिल नहीं करेंगे इसको। लिख लीजिए, पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारत की तुलना में नकारात्मक है। क्योंकि वहां सरकार सभी धर्मों से दूरी बनाकर रहती है। जबकि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। मैं जो आपको बता रही थी कि अभी एक क्वेश्चन आया था, सब लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे प्रश्न, क्या क्या पूछने लगी आजकल पीएससी। मैंने जो उसकी लिंक समझी, वो लिंक बड़ी सिंपल सी। प्रश्न आया था, एसआर बोम्बईबाद 1994 के जज का नाम क्या था। ये अब भी 2023 के 2 मार्कर का प्रश्न है ना। तो इस तरह के प्रश्न देख के मतलब उत्तर क्या है वो बात की बात है। पहले तो हम ये समझें कि प्रश्न पीएससी जिस तरह का आजकल पूछने लग गई है, तो मन में क्या आता है, ये तो कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा इत्मीनान से समझ के देखेंगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि पिछले 1-2 सालों से धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता बहुत ज्यादा न्यूज में थे, है ना। आए दिन कोई भी जो भी गवर्नमेंट आ रही थी, सेक्युलरिज्म, अगर थोड़ा भी न्यूज से जो भी अलर्ट होगा तो उसको पता होगा कि ये शब्द बहुत ज्यादा डिबेट में चल रहे थे। और जब कोई शब्द डिबेट में चलता है तो उम्मीद ये नहीं की जाती है सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट से कि तुम वो डायरेक्ट पढ़ के आओ विवाद क्या चल रहा है। वो ये थोड़ी पूछेंगे पंथ निरपेक्षता का क्या विवाद चल रहा है। जब भी कोई चीज न्यूज में होती है उसका मतलब होता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है, अब इस टॉपिक से कुछ भी आ सकता है। फिर अगर आप पंथ निरपेक्षता को डिटेल में अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको स्पष्ट होगा
कि पंथ निरपेक्षता का जब विवाद शुरू हुआ, एक तो वो शब्द की वजह से था, इसलिए अपन ने वैल्यू शामिल कर ली थी, शब्द नहीं डाला था प्रस्तावना में। आगे चल के 1976 में शब्द डाल दिया, और जिस दिन शब्द डाला जाएगा क्या फिर से वो विवाद नहीं उठेगा? जिस वजह से उस काम को छोड़ा गया था और उसको अगर हमने शामिल कर लिया तो फिर से तो वो विवाद पीछे से आ जाएगा ना, कि फिर क्या, फिर अब विवाद का निपटारा करने वाली संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि भाई संविधान के निर्वाचन का, व्याख्या का जो अधिकार है वो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो अब सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि भाई आप संविधान की व्याख्या करो, आप हो विधि विशेषज्ञ। तो फिर कई सारे इसमें आते चले गए क्या केसेस, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता था, फिर ये मुद्दा आ जाता था पंथ निरपेक्षता, फिर बात की जाती थी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कहीं लिखा थोड़ी पंथ निरपेक्षता क्या, आप बताओ क्या होती है, आप जो बताओगे वही भारत में मानी जाएगी। फिर एक कोई केस हुआ, उसमें कुछ विवाद हुआ, लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर विवाद हो गया, फिर अगली बार केस हुआ। नॉर्मल प्रक्रिया यही होती है ना, क्योंकि कोई स्पष्टता तो है नहीं शब्द पे, और तुम शब्द के आधार पे तो कोर्ट में जा नहीं सकते हो। फाइनली जो 1994 में एसआर बॉम्बई वाद हुआ था, और उसमें 5-6 लोगों की बेंच बैठी थी, और उस टाइम पे बैठ के मतलब वो एक कंडीशन बन जाती है ना कि हटाओ क्या केस था, बैठो पहले तो अपन डिसाइड करते हैं पंथ निरपेक्षता क्या है। क्योंकि कानून में जब तक कोई शब्द स्पष्ट ना हो बात आगे नहीं बढ़ती है, और बार बार यही शब्द फंस जाता था। कोई केस लेकर आया कहीं से, और उनने इस आधार पे केस फाइल करवा दिया कोर्ट में कि हम पंथ निरपेक्षता के आधार पर कर रहे हैं, कि हमारी पंथ निरपेक्षता का हनन हो रहा है, या जो भी वॉट एवर केस होते होंगे। पर बात तो ये आती है ना, पंथ निरपेक्षता डिसाइड कौन करेगा क्या है? तो एसआर मुंबई केस में बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, इस चीज को पंथ निरपेक्षता माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। अगर ये समहाउ गतिविधियां होती हैं तो सपोर्ट में शामिल की जाएंगी धर्म के, जो कि गलत होंगी। ये कुछ गतिविधियां होंगी, मतलब प्रॉपर लिस्ट डाउन किया, ये कुछ गतिविधियां होंगी ये विरोध में मानी जाएंगी, ये भी पंथ निरपेक्षता में शामिल नहीं होती, क्योंकि पंथ निरपेक्षता मतलब क्या, ना सपोर्ट ना विरोध। फिर बात ये आई कि भाई फिर बताओ क्या, किसको कहेंगे हम? तब फिर उन्होंने प्रॉपर लिस्टिंग करी, और जब ये केस इतना, और उसमें फिर पंथ निरपेक्षता को उन्होंने डाल दिया मूल ढांचे में, कि कितने भी अब अमेंडमेंट होते रहे मूल ढांचे में। तो वैसे भी ये था, जब मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था, अपन पढ़ेंगे, मूल ढांचा मतलब वो शब्द, वो चीज है जिसको कोई संशोधित नहीं कर सकता। तो बेसिकली जब ये वाला विवाद आया कि भाई पंथ निरपेक्षता तो पहले से शामिल है, क्योंकि जब मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया तब उसमें रख दिया गया था कि प्रस्तावना का हर एक शब्द मूल ढांचे में शामिल होगा। और ये मूल ढांचे वाला जो केस आता है, ये आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस। और ये कब शामिल हो रहा है शब्द उसमें? 76 में। फिर वही कानूनी दांव पेच कि वो तो उस दिन कहा था उनने एक एक शब्द के लिए, ये शब्द तो बाद में आया है। समझ रहे हो आप कानूनी दांव पेच कैसे एक एक शब्द पे खेलते हैं, कि ठीक है उनने तो कह दिया था एक एक शब्द प्रस्तावना का शामिल होगा, पर ये तो बाद में आ रहा है। तो फाइनली एसआर बॉम्बई केस में उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया, ताकि आगे चल के ऐसी कोई पंचायतें ना हो देश में। दूसरी चीज, उसको मूल ढांचे में शामिल किया। और यहीं से प्रश्न क्या पूछ लिया पीएससी ने? उनने ये नहीं पूछा कि किस केस में डाला गया, उसने ये नहीं पूछा कि एसआर मुंबई केस क्या था, उनने क्या पूछा, एसआर मुंबई केस के जज कौन थे। तो कहने का अर्थ, मैं ये नहीं कह रही कि उनके जज का नाम आपको पता ही हो, किसी को नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन कट ऑफ का हिस्सा नहीं बनते। मैं सिर्फ जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट न्यूज से नहीं आते हैं, वहां से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो ये थोड़ी ना पूछेंगे विवाद क्या चल रहा है, अब वो विवाद है तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं इस बारे में आपको सब कुछ पता होगा। वो बात अलग है कि पता है नहीं है, वो अपन उसमें बाद में जाएंगे। तुमसे नहीं बना, मुझसे नहीं बना, इससे नहीं बना, तो वो कट ऑफ को डिस्टर्ब नहीं करता है। पर मैं सिर्फ जो बताना चाह रही हूँ, कुछ भी नहीं पूछते हैं। जो मन में एक प्रश्न आ जाता है ना, पीएससी तो कुछ भी पूछ लेती है, ऐसे क्या हम हर केस के विवाद याद रखेंगे, सॉरी जज के नाम याद रखेंगे? तो वो ऐसा है कि कुछ भी नहीं, न्यूज में था इसलिए उसको पूछा था उन्होंने यहाँ पे। आपको ये बताने का सिर्फ इतना सा है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है। अर्थ सिर्फ इतना सा है कि ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले राम कहानी बताई थी, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप अकेले कंफ्यूज नहीं हो, पूरा का पूरा देश और पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के कंफ्यूज है। तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। जब उतने बड़े लोग, दुनिया के विधि विशेषज्ञ बैठ के कंफ्यूज थे, जो इतने सालों में जजमेंट नहीं दे पाए थे, 1994 में बैठ के 6 विद्वान डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर आप और हमारी विसात क्या है? तो फिलहाल अपने समझने की इतनी सी है बात। धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म से तटस्थता का भाव, जिसमें ना विरोध हो ना सपोर्ट हो। पर भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब है कि हर धर्म समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वो दो अर्थ जो अपन ने लिखे हैं कि सरकार कोई राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगी, और एक और चीज क्या, सबको अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता होगी। सिंपल। जब भी पूछा जाए धर्मनिरपेक्षता क्या है, आप 3 अर्थ सिंपल से बता देंगे 2 मार्कर में। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आज की डेट में, लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या? बचपन से रटी हुई होगी परिभाषा, बचपन से रटा हुआ होगा। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या है?
लोकतंत्र। लोकतंत्र इसे कहते हैं हम डेमो, क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी ना? DEMOCRACY होगा ना, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र नाम से ही पता चल रहा है, लोक यानी जनता, तंत्र मतलब शासन संचालन की पद्धति, तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। सिंपल सी बात है, जनता डायरेक्ट तो शासन करेगी नहीं, चुनाव करेगी और किसका? अपने प्रतिनिधियों का, और ये प्रतिनिधि जो जाएंगे ये जाके करेंगे शासन का संचालन। तो ये व्यवस्था कहलाती है लोकतंत्र। वही जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन जी का कोट, उन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। अब बात ये निकल कर आती है कि ये तो हुआ लोकतंत्र का अर्थ और शाब्दिक अर्थ। भारत का लोकतंत्र कैसा है? तो भारत का लोकतंत्र कैसा है, कोई बताएगा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष? भारत का लोकतंत्र, लोकतंत्र बोला है मैंने, चुनाव नहीं बोला, लोकतंत्र बोला है मैंने। प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट। तो आप शासन कर रहे हो डायरेक्ट, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गए ना। चुना आपने, मैं मान गई, और आपने किसी को चुन लिया, मैं वो भी मान गई, और उसने जाके शासन किया, मैं ये भी मान गई। यहां तक सब क्लियर है। मैं ये बोल रही हूँ डायरेक्ट आप शासन कर रहे हो या वो कर रहे हैं? डायरेक्ट कौन कर रहा है इन दोनों में से? हमने चुना है, पावर हमारे पास, यही है कानून, यहीं पे पैच फंस जाते हैं और इसलिए केस इतने हैं देश के पास। एक एक शब्द में दांव पेचा जाता है और एक एक चीज पे तो सोच के देखो पढ़ने में दिक्कत क्यों नहीं होगी, जिस मुद्दे पे केस पहुंच जाते हैं कि ये नहीं ये नहीं ये। भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे समझते हैं? लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, ठीक, यहां तक तो क्लियर था। तो दुनिया भर में जो जनता का शासन करने की पद्धति है दो प्रकार की है, एक प्रत्यक्ष वाली है, एक अप्रत्यक्ष वाली। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं मुझे पता है, आप लोग हो रहे हो चुनाव के कारण। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष, राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष। पर करने वाले कौन? हम। वो चुनाव है। बात किसकी चल रही है? लोकतंत्र के। एक एक शब्द को समझो, क्लियर हो जाएगा। जनता का शासन है, जब जाके डायरेक्ट जनता शासन करे तब वो लोकतंत्र कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आप सोचो ऐसा पॉसिबल कहां होगा? जो देश बहुत ही छोटे होंगे और बहुत ज्यादा समृद्ध होंगे, क्योंकि जहां गरीबी हो, असमानताएं हो, वहां पे जनता के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि दो चार लोग सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे, बाकियों का क्या होगा? तो ये कंडीशन सिर्फ तब संभव है जब देश बहुत छोटे हो साइज में, दूसरी चीज समृद्ध हो कि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है, और ये वाला है स्विट्जरलैंड में। इसके कई तरीके होते हैं, जनता कैसे करती है, रोज जाके सबके सब पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, उसके 3-4 तरीके होते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यावर्तन, पहल। कुल मिला के आम भाषा में समझाएं कहूं तो आपने सुना होगा जनमत संग्रह, है ना? तो जनमत संग्रह भी दो प्रकार की होती है। तो इन देशों में वो प्लेबिसाइड और रेफरेंडम दोनों चलते हैं। क्या होते हैं इनके मतलब? बिल्कुल अभी आम भाषा में बता रही हूँ, अभी टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अपन को फिलहाल इससे मतलब नहीं है, पर फिर भी एक समझने के लिए कि भाई जनता डायरेक्ट शासन कैसे करती है। तो जनता डायरेक्ट ऐसे शासन करती है, इसकी 4 पद्धतियां होती हैं। एक को कहते हैं पहल, मतलब इनिशिएट करना। तो कौन इनिशिएट करेगा? जनता। फॉर एग्जाम्पल, उस शहर में रहने वालों की आबादी ज्यादा तो होगी नहीं, 200, 300, 500, वो मिलके पहल करेंगे कि हमें इस कानून की जरूरत है। दूसरी चीज होती है यहाँ पे रेफरेंडम और प्लेबिसाइड, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, हिंदी में दोनों के लिए एक ही शब्द है, जनमत संग्रह, पर दोनों में वहां अंतर होता है। एक में होता है किसी भी चीज पे जनमत ले लिया जाना कि अच्छा आप बताओ फलाना व्यवस्था है, उसके लिए कानून बनना है, कितने लोग इस पक्ष में हैं, कितने लोग इस पक्ष में हैं, तो वो ले लिया जाता है उनका विचार। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून बन जाएगा, सिर्फ यहाँ विचार लिया कि ठीक है 5 इस पक्ष में, 5 इस पक्ष में, 5 इस पक्ष में। फिर दूसरा सिस्टम होता है इनका प्लेबिसाइड का, जिसमें ये माना जाता है कि जिस पक्ष में बहुमत आ गया मतलब वो कानून बन जाएगा। तो एक विचार में क्या होता है, अभी ज्यादा उसकी टेक्निकलिटी में मत जाओ, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इतनी कहानी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि अपने दिमाग का वो चीज आ सके कि डायरेक्ट कैसे शासन करते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे शासन करते हैं कि जनता अपनी तरफ से इनिशिएट करती है, ये कानून बनना है, उसके लिए जनमत संग्रह होता है।
कभी जनमत संग्रह का एक टाइप होता है कि जिसमें जिसके पक्ष में बहुमत आ गया वो कानून बन जाएगा, और एक जनमत संग्रह होता है जिसमें सिर्फ विचार ले लिया जाता है, कानून बनेगा कि नहीं बनेगा वो फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा। और तीसरा सिस्टम ये लोग अपनाते हैं क्योंकि खुद तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तो फिर उनमें से कुछ लोग बैठ जाते हैं, जो भी उनका तरीका होगा चुनने का। उसमें एक सिस्टम होता है रिकॉल का, कि उनको जिस दिन लगे, मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए चुन के भेज दिया, 4 साल के लिए चुन के भेज दिया, उनको जिस दिन लगे कि नहीं काम ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी यहाँ पर होता है। फिलहाल अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? अप्रत्यक्ष से। तो जो भारत में डायरेक्ट जनता करती है ऐसा कुछ, जो आपने भी कहानी सुनी, कुछ नहीं करती जनता। जनता क्या करती? सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि का चुनाव करती, फिर जो कुछ करते हैं वो ये करते हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था है अप्रत्यक्ष, यूएसए की शासन व्यवस्था है अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है। एक व्यवस्था होती है कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे तो अधिकार किसके पास होगा? अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये कर रहे, और मान लो प्रतिनिधि को तुम सारी पावर सौंप देते हो तो फिर वही रिस्क है आगे चल के। तो जब अप्रत्यक्ष वाला लोकतंत्र होता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो पावर है, मेन पावर जो शासन संचालन की, वो संसद के पास होती है, तो वो वाला लोकतंत्र कहलाता है संसदीय लोकतंत्र। और संसद मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा और उसमें राष्ट्रपति, जब ये तीनों शामिल होते हैं तब उसको कहते हैं संसद। तो जिन देशों में शासन संचालन का जिम्मा संसद के पास होता है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लोग विधान बनते हैं कहां पर? लोकसभा में और राज्यसभा में। जब शासन संचालन का जिम्मा है संसद के पास, तो उन देशों की व्यवस्था होती है संसदीय व्यवस्था। जैसे भारत में संसद है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था है, हमने ब्रिटेन से इस चीज को लिया है। फिर दूसरा सिस्टम होता है यूएसए वाला, जहां पे सारी पावर जो होती है, मतलब कार्यपालिका की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्र प्रमुख के पास, जो कि वहां के राष्ट्रपति होते हैं। तो उस लोकतंत्र को कहा जाता है अध्यक्षीय लोकतंत्र। धीरे धीरे आते जाएगी क्लैरिटी, जब एक साथ सब कुछ पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भूल जाते हैं, वो बात क्या थी, ये बात क्या थी, पर धीरे धीरे चीजें क्लियर होते चले जाएंगी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था है। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष, मतलब अध्यक्षीय लोकतंत्र है, और यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो जो शब्द है अपना लोकतंत्र, अपन को ये तो मैंने आपको समझाया लोकतंत्र, ये क्लियर है ना? थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं, फिर से शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, है ना? ये होता है दो प्रकार का, या तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता सीधे शासन करती है तब वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि है स्विट्जरलैंड में। ये सिर्फ छोटे देशों में संभव है। और जब जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है तब वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जब इनडायरेक्ट चुनकर भेजती है तो पावर अगर किसके पास है उसके हिसाब से फिर दो प्रकार होते हैं। अगर शासन संचालन की जो मुख्य शक्तियां हैं वो संसद के पास है, तब वहां पर संसदीय लोकतंत्र होता है। और अगर राष्ट्र प्रमुख के पास है, राष्ट्र के अध्यक्ष के पास है, तब वहां पर प्रणाली होती है अध्यक्षीय। संसदीय लोकतंत्र भारत में है, ब्रिटेन में है, और अध्यक्षीय लोकतंत्र आपका यूएसए में। तो ये कहानी हुई किसकी? आपकी लोकतंत्र की। अब भारत की बात आती है कि भारत में क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमारी जो प्रस्तावना में डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया है, हमने अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र को अपनाया हुआ है। तो ये चीज हमारे काम की है, जो हम संविधान के प्रस्तावना का शब्द पढ़ रहे हैं ना, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या। तो ये इतनी सिंपल सी आपकी कहानी है। ठीक है, क्लियर है? लिख लें इसको अपने दिमाग में। जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है, अपने दिमाग में सबसे पहले चुनाव आते हैं, डायरेक्ट चुनाव और इनडायरेक्ट चुनाव। वो चुनाव है, ये प्रणाली चल रही है किसकी? लोकतंत्र की। क्लियर है ना? आगे बढ़े, लिखिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसमें लिखिए अर्थात डेमोक्रेसी, हेडिंग डालिए, अर्थात जनता का शासन। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वही इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा
किया जाने वाला शासन। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये वाला डायग्राम बना लो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। जिनने बना लिया अच्छी बात है, जिनने नहीं, क्योंकि मैं शब्दों में लिखूं कोई सेंस नहीं बनता। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसको शॉर्ट में वहां पे बना लो। उसको आप ऐसे बना लो, मैंने शॉर्ट शब्द लिखे, आप पूरे पूरे लिख लेना। आप बीच में यहाँ लिख लेना लोकतंत्र के प्रकार, और फिर ऐसे दो एरो बना लेना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरी तरफ लिख लीजिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें लिख लीजिए सीधे जनता शासन करती है, स्विट्जरलैंड, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना और स्पष्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है ना। जब अगर शब्द डिस्क्राइब करने के लिए आएगा अपन को 2 मार्कर में, तो ये सब नहीं बताना है, ये तो सिर्फ अपने लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपन को तो वहां पे सिर्फ प्रस्तावना वाले लोकतंत्र का अर्थ बताना है। ठीक है, लिख लिया। तो ये तो हुआ लोकतंत्र। अब पैरा चेंज करके लिख लो, भारत की कहानी लिख लेते हैं, एक लाइन में है, कुछ नहीं है। भारत के संविधान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के संविधान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली, इसको पूरा अंडरलाइन कर लेना, को अपनाया गया है। तो अगर 2 मार्कर में आता है लोकतंत्र, तो पहले तो एक लाइन में बताएंगे जनता का शासन, और दूसरी लाइन में बताएंगे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली है। और ये सारी चीजें तो आपकी समझ के लिए है कि भाई 2 टाइप के होते हैं, कहाँ से संसद और कहाँ से, ये तो बस आपके लिए है कि कहाँ से इतना लंबा शब्द आ गया। नहीं तो ऐसा लगता ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली, दिमाग घूम गया, कौन सा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और कौन सी संसदीय प्रणाली। चलिए, अब अगले इंपॉर्टेंट शब्द पर आते हैं। लोकतंत्र से और ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, अगला शब्द है आपका गणतंत्र। कौन सा? गणतंत्र। तो पहले लोकतंत्र को ही समझ लेते हैं दोबारा, तो गणतंत्र और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और जब शासन संचालन के आधार पे अपन उसको 2 भागों में बांटते हैं, तो प्रत्यक्ष हो जाता है और अप्रत्यक्ष। सीधे जनता शासन कर रही है तो प्रत्यक्ष है, प्रतिनिधि चुन के भेज रही है तो अप्रत्यक्ष, और फिर उसके आगे का अपन ने देख लिया कौन सा संसदीय है, कौन सा अध्यक्षीय है। इसी लोकतंत्र की व्यवस्था में जो राष्ट्र का प्रमुख है, राजा है, मुखिया है, जिसको कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट के आधार पर ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये हो जाती है 2 प्रकार की। तो यही जो लोकतंत्र अगर शासन संचालन के आधार पर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो यही हेड ऑफ द स्टेट, मुखिया के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है राजतंत्र, दूसरा होता है गणतंत्र। और हमको क्या पढ़ना है अभी? ये वाला गणतंत्र। तो क्लियर है, लोकतंत्र जनता का शासन, शासन संचालन के आधार पर 2 प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अगर राज्य का जो मुखिया है, देश का जो मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है,
उसके आधार पर वही लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है। तो वो लोकतंत्र के साथ राजतंत्र भी हो सकता है और लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी हो सकता है। राजतंत्र आपको नाम से ही क्लियर है, राजतंत्र मतलब क्या, जहां पे शासन किसका चले, राजा का चले, कुल मिला के राजा का बेटा राजा होगा वाली जो व्यवस्था है वही क्या है, राजतंत्र। तो जिन देशों में राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है वो वाली व्यवस्थाएं कहलाती हैं राजतंत्र। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी जगह पे राजतंत्र है तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र तो देश के शासन संचालन की पद्धति हो गई। अब अगर वहां का राज्य का मुखिया वंशानुगत है, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। वो कौन सी मूवी का डायलॉग है ये, अभी कौन सी आई थी ऋतिक रोशन वाली, सुपर 30 आई थी ना, सुपर 30 थी, कौन सी, सुपर 100 क्या थी, सुपर 30 थी ना। हाँ, उसमें वो उसके पोस्टर पे लिखा रहता था ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, नहीं देखी, देखिए उसके पोस्टर पे लिखा रहता। तो जब राजा का बेटा राजा बनेगा वो व्यवस्था कहलाती है राजतंत्र। इसका मतलब है किसकी बात चल रही है, वंशानुगत कौन होगा यहाँ का, राज प्रमुख। और जब यही देश का मुखिया चुनाव द्वारा चुनकर आएगा तब वो कहलाता है गणतंत्र। नाम से ही पता चल रहा है पूरा किसमें है, गण मतलब जनता, देश के लोगों में। तो जो जब राज प्रमुख है निर्वाचित होता है तब होता है गणतंत्र। तो कोई भी देश लोकतांत्रिक के साथ राजतंत्र भी हो सकता है, कोई भी देश लोकतंत्र के साथ भी गणतंत्र हो सकता है। आज की डेट में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो लोकतांत्रिक हैं और गणराज्य हैं, रिपब्लिक है। इसलिए आप बहुत सारे देशों के नाम, इंडिया के आगे तो नहीं लिखा, भारत बस आता है, पर जैसे आप जब चाइना पढ़ते हो तो कहीं भी ऑफिशियली चाइना नहीं लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा रहता है ना। तो बहुत सारे आप वहाँ के चेक गणराज्य है ना, रिपब्लिक ऑफ चेक, या आप अफ्रीका के बहुत सारे देशों के जब नाम पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में तो सीधा नाम लिखा रहता है, और जब इंग्लिश वाले मैप पे देखोगे तो रिपब्लिक ऑफ करके लिखा रहता है। तो जिन देशों में भी रिपब्लिक ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब है वो सारे के सारे गणतंत्र हैं, मतलब वहां जो राज्य का प्रमुख है वो चुना जाता है। और राजतंत्र है कहां पर, ब्रिटेन में है, और कहां पर है, कनाडा। ये जो ब्रिटेन का राजा है ना, राजा या रानी, अभी तक तो वो एलिजाबेथ थी, उनके बाद अब उनके पति हैं प्रिंस फिलिप हैं। तो जिन जिन देशों में इनके उपनिवेश थे, बहुत सारे देशों ने से इन्होंने अपनी राजागिरी हटाई थी, मतलब सरकार का शासन उन्हीं का चल रहा है, पर जो राष्ट्र प्रमुख है वो यही रहते हैं। तो जैसे कि आपका ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और भी कई सारे देश हैं जिनने अब हालांकि विरोध होना शुरू हो रहा है। जब से रानी एलिजाबेथ की डेथ हुई है पिछले साल, तब से ही न्यूजीलैंड वगैरह विरोध कर रहे हैं अब कि नहीं, अब हम भी अपना पूरा रिपब्लिक की घोषणा करेंगे, पर अभी हुई नहीं है। तो अब आप कहोगे न्यूजीलैंड का राजा कौन है, फिर कनाडा का राजा कौन है, हर कहीं के राजा वही चलते हैं, ब्रिटेन। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां जाके शासन संचालन कर रहे हैं, उनके देशों का शासन लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है, वही प्रणालियों के हिसाब से चल रहा है। अप्रत्यक्ष कहीं पर अध्यक्षीय प्रणाली होगी, कहीं संसदीय होगी, पर जब भी आता है ना अपन को कहीं हर चीज कहाँ किसके नाम से आती है, पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम से। उनके देश की हर आदेश, हर योजना किसके नाम से आएगी, उस राजा के नाम से। और वो राजा कौन है, वही ब्रिटेन वाले। तो कहने का मतलब राजतंत्र का मतलब ये नहीं जो अपन पुराना इमेजिन करते हैं वहीं का राजा वहीं शासन कर रहा होगा। आज की डेट में आधुनिक राज व्यवस्था में राजतंत्र का मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, पहला जो पद होता है, मुखिया जो होता है, वो वंशानुगत है कि वो निर्वाचित है, सिंपल सा अर्थ है। तो अगर यहाँ पे कनाडा में और न्यूजीलैंड में भी राजतंत्र व्यवस्था है, इसका मतलब ये नहीं कि राजा वहां के खुद के हैं। यहाँ पे उन्हीं राजा को पहले सदस्य के रूप में, पहले मेंबर, मतलब पहले क्या कहना चाहिए, पहले नागरिक के रूप में मान्यता दे रखी है। तो गणतंत्र मतलब कुल मिला के फाइनल अपने काम की बात इतनी सी कि भारत को हमने क्या मनाया है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या, जिसका राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा। और ये घोषणा भारत कब करता है, मतलब भारत पूरी दुनिया के सामने गणतंत्रात्मक देश कब बनता है, जिस दिन संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1950। इसी वजह से उस दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र की कहानी इतनी सी है, लिख लें इसे, गणतंत्र। पहले लिख लो ये भी बैकग्राउंड थोड़ा सा, भले आंसर्स में मत लिखना, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लिख ही लो। लिखिए इसमें, राष्ट्र प्रमुख के चयन के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। उसी में ऐसे एरो बना के लिख लीजिए, राजतंत्र
और गणतंत्र। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, और राजतंत्र को कहते हैं मोनार्की। इसके नीचे लिख लीजिए, राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत होता है। गणतंत्र में लिख लीजिए, राष्ट्र प्रमुख का पद निर्वाचित होता है। इसके नीचे इसका उदाहरण लिख लीजिए, ब्रिटेन, कनाडा, और भी कई सारे आपके सऊदी अरब वगैरह। वो सलमान, वहां पे राज प्रमुख को सलमान कहते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? कौन से? मोहम्मद बिन सलमान। सलमान बेसिकली कहा जाता है उस पद को, वहां पे राजा को सलमान कहते हैं। तो जितने भी आएंगे वो सब सलमान कहलाएंगे। वहां पे एक थे अब्दुल्ला अजीज 1953 में, तब से उन्हीं की संतानें वहां की राज प्रमुख होती हैं। तो हर किसी के नाम के आगे वो सलमान लगा होगा, तो वहां पे सलमान का मतलब राजा से है। ब्रिटेन, कनाडा, और इसमें लिख लीजिए उदाहरण अपना भारत लिख लो, चीन लिख लो। मैक्सिमम गणतंत्र ही हैं। यूएसए, रूस, ये सब गणतंत्र ही है। ठीक, भारत की कहानी लिख लेते हैं। वो अपने काम की जो है पैरा चेंज करके लिखिए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमने यह विचार फ्रांस के संविधान से लिया है। गणतंत्र के निम्न अर्थ हैं, या निम्न स्पष्ट अर्थ हैं, पूरा लिख लो। गणतंत्र के निम्न स्पष्ट अर्थ हैं। नंबर 1, राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। दूसरा, देश में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। जैसे राजतंत्र में राजा है तो विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। हाँ सर, बस। तीसरा लिख लीजिए, सभी कार्यालय सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले रहेंगे।